हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं। यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों एंड स्टूडेंट्स। आप ध्यान दीजिएगा, जो स्टूडेंट्स 12th की तैयारी कर रहा है, जो आईआईटी की तैयारी कर रहा है, जो जेईई पीईटी और एसएससी रेलवे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये महत्वपूर्ण कैसे है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको ये भी बता दूं स्टूडेंट्स, आप मेरे शब्दों पर गौर करिएगा, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। इन शब्दों के द्वारा जो कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको मेरे शब्दों में मिलेंगे। मैं यहाँ कोई बोर्ड पर उनके उत्तर नहीं बताता, कुछ उत्तर बोर्ड पर भी बताता हूँ, बट ज़्यादातर उत्तर मेरे शब्दों में छिपे रहते हैं। ये आप सब ध्यान करेंगे जब आप किसी परीक्षा हॉल में बैठे रहेंगे और आपके सामने उससे संबंधित प्रश्न होगा और उसका जवाब ऑप्शन में दिए रहेंगे तो आपको ध्यान आएगा। इसलिए मेरे वीडियो को गौर से सुनेंगे, गौर से देखिएगा स्टूडेंट। आज का जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात स्थिर विद्युत। 6वीं शताब्दी में, मैं इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। 6वीं शताब्दी में यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने इसकी नींव डाली थी। उन्होंने देखा और अनुभव भी किया। प्रैक्टिकली ज्ञान उन्होंने बताया कि हम जब सूखे बाल में कंघी को इस प्रकार से रगड़ते हैं या किसी पेन को रगड़ते हैं, रगड़ने के पश्चात उसको छोटे धूल के कण या छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं, तो ये कंघी या पेन जो होते हैं उन टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब अपनी ओर एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने इस पर रिसर्च किया और कुछ समय पश्चात उसे स्थिर छोड़ दिया। तत्पश्चात 16वीं शताब्दी में वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट्स ने एक एम्बर धातु की खोज की और उस एम्बर धातु के सहायता से उन्होंने इसी रिसर्च को शुरुआत किया और देखा कि एम्बर धातु जो है वो धात्विक या अधात्विक पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कब? जब उनको किसी वस्तु पर रगड़ते हैं या आपस में रगड़ते हैं, तभी यह आकर्षण का गुण उसके अंदर उत्पन्न होता है। इस एम्बर को ग्रीक में इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रियम कहते हैं, और इलेक्ट्रियम से ही बना हुआ है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। प्रारंभ में स्थिर विद्युत यहीं से उत्पन्न हुआ। स्थिर विद्युत को प्रारंभ में घर्षण विद्युत कहा जाता था। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, स्थिर विद्युत को प्रारंभ में घर्षण विद्युत कहा जाता था। घर्षण विद्युत की नींव 1646 में थॉमस ब्राउन ने, और 1646 में थॉमस ब्राउन ने किया था। उन्होंने भी एम्बर जैसे कई धातुओं को और अधातुओं को इकट्ठा किया और उनमें घर्षण के फलस्वरूप आकर्षण के गुण को एक्सप्लेन किया अपने रिसर्च के माध्यम से। तब से यह बल जो है वो घर्षण विद्युत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इनमें जो आकर्षण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से भिन्न प्रकार का आकर्षण होता है। इस आधार पर उन्होंने कुछ परिभाषाएं बताई थी, जो मैं आपको बता दूं। बताया कि स्थिर विद्युत या घर्षण विद्युत क्या है कि उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे विद्युत कहते हैं। और चूंकि यह विद्युत रगड़ने या घर्षण से उत्पन्न होता है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत कहते हैं। और जिस पदार्थ में इस प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं उन पदार्थों को विद्युन्मय कहा जाता है, अर्थात कह सकते हैं आप इलेक्ट्रीफाइड उनको कहा जाता है, विद्युन्मय। ठीक है दोस्तों। और स्टूडेंट, आपके जानने योग्य बातें इसमें और भी है कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, या भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। और भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील आवेशों अथवा विद्युत धारा का अध्ययन किया जाता है, उसे धारा विद्युत कहते हैं। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील आवेशों अथवा विद्युत धारा का अध्ययन किया जाता है, उसे धारा विद्युत कहते हैं। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अब मैं आपको ले चलता हूँ आवेश के प्रकार पर। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब इसकी व्याख्या कैसे किया गया उसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। पहले एक डायग्राम बना लेते हैं और उसके बाद बताता हूँ स्टूडेंट्स। आवेशों के दोनों प्रकार को बताने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो
हैंगर की सहायता से लटका हुआ रॉड है, एक है कांच का रॉड और एक है एबोनाइट का रॉड, एबोनाइट छड़। ठीक है स्टूडेंट, प्रारंभ में क्या होता है, क्या किया गया था इसको बताने के लिए कि एक कांच के छड़, दो कांच के छड़ लिए गए थे। प्रारंभ में एक कांच के छड़ पर रेशम के कपड़े से रगड़ा गया और उसको टांग दिए हैंगर पर, हैंगर की सहायता से। और दूसरा जो कांच का छड़ था उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ने के पश्चात उसके बगल में लाया जाता है इस प्रकार से कांच के छड़ को। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में रिपल्स होने लगता है, अर्थात दोनों में प्रतिकर्षण होने लगता है। उसी प्रकार फिर एबोनाइट के एक छड़ को ऊनी कपड़ा या बिल्ली के खाल, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ऊनी कपड़ा या बिल्ली का खाल, बिल्ली का खाल से एबोनाइट के छड़ को रगड़ा गया। रगड़ने के पश्चात एक अन्य एबोनाइट का छड़ लिया गया जिसको भी ऊनी कपड़ा या बिल्ली के खाल से रगड़ने के पश्चात इन दोनों को जब एक दूसरे के पास लाए तो इन दोनों रॉडों के बीच में रिपल्सन अर्थात प्रतिकर्षण होने लगता है। यहाँ पर अट्रैक्शन का कोई भी वर्क नहीं हो पाता। कांच के छड़ों में प्रतिकर्षण और एबोनाइट के छड़ों में भी प्रतिकर्षण होने लगता है। तो ये प्रथम प्रयोग था, ये द्वितीय प्रयोग था। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद क्या किया गया, एक अन्य प्रयोग जिसमें एक कांच के रॉड और एक एबोनाइट के रॉड को, अर्थात ये दोनों कांच का रॉड और एबोनाइट के रॉड को मिटा देते हैं, एक कांच के रॉड और एक एबोनाइट के रॉड को एक पास लाए, जिसमें कांच के रॉड को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर और एबोनाइट के छड़ को ऊनी कपड़ा या बिल्ली के खाल से रगड़ने के पश्चात इन दोनों को पास लाया गया। तो दोनों को पास लाने पर दोनों में आकर्षण का गुण शो करने लगता है, अर्थात ये दोनों रॉड जो है वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो इस आधार पर बताया गया कि कांच के छड़ में जो आवेश उत्पन्न हुआ उस आवेश को धन आवेश कहा गया और एबोनाइट के छड़ में जो आवेश उत्पन्न हुआ उस आवेश को ऋण आवेश कहा गया। दोस्तों, आपको एक जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि धन आवेश को प्रारंभ में, चूंकि कांच में उत्पन्न हुआ था इसलिए इसे कचाभ आवेश भी कहा गया था। काचाभ आवेश, प्रारंभ में यह काचाभ आवेश के नाम से जाना जा रहा था और एबोनाइट के छड़ में जो ऋण आवेश उत्पन्न हो गया था उसको रेजिनी के नाम से जाना जाता था, रेजिनी। ठीक है दोस्तों, प्रारंभ में मतलब जब धन आवेश और ऋण आवेश की खोज शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था उस समय काचाभ आवेश कांच के छड़ को अर्थात धन आवेश को कहा गया था और रेजिनी आवेश एबोनाइट के छड़ में उत्पन्न आवेश को अर्थात ऋण आवेश को कहा गया था। तो इस प्रकार से आवेश दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स, पहला आवेश होता है धन आवेश और दूसरा आवेश होता है ऋण आवेश। अब धन आवेश को अगर परिभाषित करना होगा तो आप कर सकते हैं कि जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच के छड़ में उत्पन्न आवेश को या रेशम के कपड़े में उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं, और जब एबोनाइट के छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है तो ऊनी कपड़े या बिल्ली के खाल में उत्पन्न आवेश को या एबोनाइट के छड़ में उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहा जाता है। तो इस प्रकार से आवेश के दो प्रकार हो गए। आइए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक आगे का टॉपिक बता देता हूँ। टॉपिक का नाम है आवेशों का संरक्षण अर्थात कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है स्टूडेंट? ये एक सिंपल डेफिनेशन में बताया गया है कि किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, अर्थात कह सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यही आवेशों का संरक्षण का सिद्धांत है। यह सब ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुरूप ही हैं। जैसे हम ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। सेम टू सेम आवेश के साथ भी है दोस्तों।
एंड स्टूडेंट ये भी ध्यान रखिएगा, अगर इसको आप उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहें तो आप समझा सकते हैं कि रेशम के कपड़े में उत्पन्न आवेश और ऊनी कपड़े या बिल्ली के खाल में उत्पन्न आवेश, रेशम के कपड़े में जो धन आवेश उत्पन्न हो रहा है वो, और ऊनी कपड़े या बिल्ली के खाल में जो ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है वो, उन दोनों आवेशों का जो कुल योग होता है वो शून्य के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम आते हैं आपको कूलाम के नियम। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने चुंबकत्व चैप्टर जो पढ़ा था उसमें भी कूलाम का नियम पढ़ा था। हम विद्युत या स्थिर विद्युत चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें भी कूलाम का नियम है, इसमें भी स्थिर एकांक आवेश है। ठीक है, तो स्टूडेंट कूलाम के नियम के बारे में मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर हम चुंबक के ध्रुव शब्द का प्रयोग किए थे, यहाँ पर हम आवेश शब्द का प्रयोग करें, कूलाम। ठीक है, उन्होंने दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल पर अपना एक नियम प्रतिपादित किया जिसको कूलाम का नियम कहते हैं, और इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दो बिंदु आवेशों के बीच की उन दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं दोस्तों, मैं बोर्ड पे भी लिख दूंगा कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है दोस्तों उल्टा। ठीक है, तो इस नियम के आधार पर भी हम एकांक आवेश को परिभाषित करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के छोटे से डेरिवेशन में। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, माना कि Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं जिनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, स्मॉल r है। तब ऐसी स्थिति में पहला नियम कहता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात F अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2, इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। और दूसरा नियम कहता है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कर देंगे स्टूडेंट कि इन दोनों में एक पद F है, इसलिए ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। स्टूडेंट अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हम हटा देंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे, अनुक्रमानुपाती मार्क को हटा दिए, कांस्टेंट लिए स्मॉल k, तो हो गया Q1 Q2/r²। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे ये k जो है वो एक नियतांक है जिसको हम माध्यम के आधार पर अगर वायु या निर्वात लें तो, और अगर किसी माध्यम लें तो उसके आधार पर k का मान बदल सकते हैं। तो ये जो नियम प्राप्त होता है इसको दे देते हैं स्टूडेंट समीकरण नंबर 3, और यही नियम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को प्रूफ करता है। इसकी दो स्थितियां निकलेगी। कैस फर्स्ट, पहली स्थिति हम बता दे रहे हैं दोस्तों कि अगर मान लिया जाए कि जब दोनों बिंदु आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो, लिख देता हूं तो k इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। ये जो -9 नहीं होता है, +9 होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये +9 ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे यहाँ पर एप्सिलॉन 0 जो है, यहाँ से वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो 4 पाई का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, अर्थात k × 4 पाई या 4 पाई × k अपॉन इक्वल टू हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे रख दें तो आप लिख सकते हैं इसको, या एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई k। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं स्टूडेंट 4 पाई × k, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है उस एप्सिलॉन नॉट को विद्युतशीलता बोलते हैं।
तब इस वैल्यू को अगर हम पुट करें तो कूलम्ब्स का नियम F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये वैल्यू भी आ जाएगा स्टूडेंट। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर इसकी यूनिट होगी, या पर न्यूटन, चूंकि F है, F का न्यूटन इकाई होता है तो इसलिए न्यूटन हो जाएगा स्टूडेंट। ये वैल्यू पुट करेंगे तो होगा F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये भी कूलम्ब के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को प्रूव करता है स्टूडेंट। स्थिति सेकंड चलते हैं कि जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो तो ये था स्टूडेंट कि माध्यम वायु या निर्वात हो। पहली स्थिति थी कि माध्यम वायु या निर्वात हो। दूसरी स्थिति है कि जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो, माध्यम नहीं है, केवल वायु या निर्वात है। हमने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट, वायु या निर्वात की स्थिति में K इक्वल टू 1 हो जाएगा। तब समीकरण 3 से आप बता सकते हैं, समीकरण 3 से F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था, K के प्लेस में 1 रखेंगे तो F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आएगा। ये आपका न्यूटन हो जाएगा। ये दूसरी स्थिति है स्टूडेंट। इसके आधार पर हम एकांक आवेश को परिभाषित करेंगे और एकांक आवेश के लिए मान रख देते हैं। इधर कैश 1 मिटा दे रहा हूं स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि कैपिटल F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9 मीटर होता है, R इक्वल टू 1 और Q1 बराबर Q2 बराबर Q हो तो स्टूडेंट जो हमारे पास फार्मूला आया है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग मान रख देंगे तो 9 इंटू 10⁹9 इक्वल टू, यहाँ पर था स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 के प्लेस पर Q, Q2 के प्लेस पर Q अपॉन R स्क्वायर के प्लेस पर 1 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो मैं बताया था स्टूडेंट्स कि 9 इंटू 10⁹9 ही होती है, तो 9 इंटू 10⁹9 मीटर इंटू Q और Q का मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा। बट्टे में 1 का कोई वैल्यू नहीं है स्टूडेंट, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसके प्लेस पर 1 बचेगा और इधर Q स्क्वायर बचेगा। Q स्क्वायर हटाएंगे तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट Q इक्वल टू ±1। ये जो फार्मूला आएगा या वैल्यू आएगा स्टूडेंट, यही एकांक आवेश के लिए परिभाषा बनाएगा। और इसके आधार पर हम एकांक आवेश को परिभाषित करेंगे कि यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों पर एक दूसरे को 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाएगा। तो इसी के साथ इस टॉपिक का समापन होता है स्टूडेंट्स। समापन की घोषणा करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको कूलम्ब के नियम की कुछ शर्तें बता दूं, सीमाएं बता दूं कि यह नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, गतिशील आवेशों के लिए लागू नहीं होता। और दूसरा है कि यह नियम अधिक दूरियों तथा 10⁻⁻15 मीटर 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए सत्य नहीं है। 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर नाभिकीय बलों अर्थात न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रधानता के कारण यह नियम उपयुक्त नहीं हो पाता है। ये एकांक आवेश की परिभाषा है जो कूलम्ब के नियम के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। परावैद्युतांक में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट? हम जानते हैं परावैद्युतांक को कैपिटल K से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो K वास्तव में है क्या उसके बारे में जान लेते हैं। स्टूडेंट, होता क्या है कि वायु या निर्वात में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F उन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य किसी माध्यम K में या
के माध्यम में उन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F डैश के अनुपात को परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। स्टूडेंट, होता क्या है कि अगर मान लीजिए वायु या निर्वात में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F है और उन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच के माध्यम में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F डैश है, तो ऐसी स्थिति में आप इसको लिख सकते हैं F/F डैश इक्वल टू K। ये जो कैपिटल K है इसी को परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं स्टूडेंट। और इसका अभी विद्युत क्षेत्र में या द्विध्रुव आघूर्ण में, विद्युत द्विध्रुव में और उसकी दो विभिन्न स्थितियां, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी।